Hello students, welcome to our channel DS Unique Biology. Today's topic is plant water relations. पादप जल संबंध हम आज पढ़ेंगे और पादप जल संबंध में भी आज जो हमारे टॉपिक होंगे वो होंगे विसरण एवं परासरण, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम्स के लिए ये जो वीडियो रहेगी बहुत ही शानदार तरीके से आएगी और जो भी आज हम पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स जीरो से हम शुरुआत करेंगे। जो बच्चे पहली बार प्लांट वाटर रिलेशंस पढ़ रहे हैं उनको भी ऐसा लगेगा कि वो कितना ज़्यादा इसके बारे में जानते हैं। देखिए, विसरण एवं परासरण दोनों टॉपिक ऐसे हैं जो स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम पहले कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और वो एग्जाम्पल्स इतने साधारण होंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कब विसरण और परासरण आपके कंप्लीट हो जाएंगे। विसरण और परासरण में अंदर आपके लिए कुछ शब्द आएंगे जो शब्द ऐसे होंगे जिनको आपको सुनकर ऐसा लगेगा कि बहुत ही जटिल शब्द हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ही एग्जाम्पल्स में ही उनको क्लियर कराऊंगा। जैसे अति पराश्रयी विलयन है, अल्प पराश्रयी विलयन है, सम पराश्रयी विलयन है, अर्थात हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस एंड मेम्ब्रेन्स टाइप्स, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स, परमिएबल मेम्ब्रेन्स एंड इनपरमेबल मेम्ब्रेन्स। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। देखिए, आज जो टॉपिक है वो टॉपिक है द्रवों से संबंधित, विलयन से संबंधित और पादपों में जल का संवहन किस प्रकार से होता है उससे संबंधित। तो इसको समझने से पहले हम कुछ मूवमेंट के बारे में हमें जानना होगा, गतियों के बारे में जानना होगा और वो गति किस प्रकार होती हैं ये हमें जानना होगा। सबसे पहले समझने के लिए हम चलते हैं हम सबसे पहले क्या करते हैं, यू शेप ट्यूब लेते हैं, अर्थात एक यू आकार की नली लेते हैं और ये जो नलिका है इसमें ये एक टर्म है ए एंड सेकंड इज बी, अर्थात एक सिरा ए और एक सिरा बी। इसमें यहाँ तक वाटर का लेवल है, अर्थात सारे ट्यूब में क्या भरा हुआ है और बी में वाटर का लेवल यहाँ तक है। आप समझ रहे होंगे क्या भरा हुआ है इसके अंदर? इसके अंदर वाटर भरा हुआ है और किसी प्रकार से जो ये बे है, ये जो रास्ता है, इसमें हम क्या करते हैं, एक अवरोध पैदा कर देते हैं और इसको यहाँ से क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। समझ रहे होंगे आप? ये जो ए सिरा है वो वाटर लेवल से फुल है, जो वाटर लेवल है ए तक पूरा है और बी में कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है आपके लिए, आपको ये देखना है कि जो जल गति करेगा वो ए से बी की तरफ करेगा या बी से ए की तरफ करेगा, ये चीज आपको देखनी है। इसमें किसी प्रकार से हम क्या करते हैं, इस अवरोध को मिटा देते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, इसके अंदर जो जल भरा हुआ है वो कहाँ से कहाँ की ओर गति करेगा, ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ? तो सामान्य सी बात है, आपको पता चल गया होगा कि जल कहाँ गति करेगा, ए से डी की तरफ। अब मैं आपसे पूछता हूँ क्यों करेगा? तो आपके बात में एक सामान्य सी बात आई है कि जो ए की तरफ जल है वो पूरा भरा हुआ है और बी की तरफ क्या है, जल का जो स्तर है वो कम है। तो सामान्य सी बात है, जल कहाँ तक, बी की तरफ गति करेगा। अर्थात आप कहना चाहते हैं कि जल कहाँ से कहाँ गति करेगा, ए से बी की तरफ। और कब तक करेगा? जब तक कि वाटर लेवल दोनों तरफ क्या नहीं हो जाए, समान नहीं हो जाए। अर्थात इसमें यहाँ तक और इसमें यहाँ तक जब तक जल का लेवल नहीं आ जाएगा तब तक क्या करेगा, ये जल गति करता रहेगा। एक चीज आपने यहाँ पर देखी, जो जल गति कर रहा है वो कहाँ से कहाँ कर रहा है, अधिक से कम की तरफ कर रहा है। जहाँ जल का स्तर अधिक था वहां से और जहाँ जल का स्तर कम था उधर कर रहा है, अर्थात हाई लेवल टू लो लेवल। दिस मूवमेंट इज पैसिव अर्थात जब तक कि आप एक चीज देखिए, क्या हमने इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया, क्या कोई बाह्य बल इस पर लगाया? जैसे कि किसी चीज पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वहां से क्या होती है, विस्थापित हो जाती है। अर्थात जब किसी वस्तु पर या किसी भी अन्य पदार्थ पर बाह्य बल लगाया जाता है तो अपना स्थान छोड़ देता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, ना ही तो हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया और ना ही इसमें कुछ
हमने ऊर्जा दी, लेकिन फिर भी जल कहाँ से अधिक से कम की ओर गया। ये क्या है? ये है पैसिव मूवमेंट। पैसिव मूवमेंट अर्थात ये है निष्क्रिय गति, जो क्या है अपने आप होती है, स्वचालित होती है, अधिक से कम की तरफ। और कब तक होती है? जब तक कि दोनों सिरे बराबर ना हो जाएं। ये आपका पहला उदाहरण है, जल किधर से किधर गति करेगा? ए से बी की तरफ, अधिक से कम की तरफ, फर्स्ट उदाहरण। अब देखिए सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं। ये कोई मेटल की बॉल है ए एंड दैट इज सेकंड, और इनको हम किसी बॉक्स के अंदर रख देते हैं। जो बॉल ए है उसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एग्जांपल्स हैं जिनकी सहायता से हम क्या करेंगे? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को क्लियर करेंगे। और ये जो बी है इसका जो टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बॉक्स के अंदर हमने ये बॉल बंद कर दी हैं, और ये बॉल्स जो हैं मेटल की हैं, अर्थात पास पास हैं। और किस प्रकार से हैं? इस प्रकार से ये मेटल की बॉल हैं जो कि आपस में टच है। वॉल बी जिसका टेम्परेचर है 0 डिग्री एंड वॉल ए उसका टेम्परेचर 100 डिग्री। कुछ समय बाद क्या होगा? कुछ समय बाद क्या होगा? जो ताप है उसका क्या होगा? स्थानांतरण होगा। किस प्रकार होगा? ए से बी की तरफ होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए का टेम्परेचर क्या है? अधिक है, और बी क्या है? बी के पास तो कुछ खोने के लिए है ही नहीं, तो बी दे नहीं सकता बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर पहले ही 0 है। तो टेम्परेचर कहां से कहां जाएगा? ए से बी की तरफ जाएगा। क्या हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया? क्या हमने कोई बाह्य ऊर्जा दी ए से बी की तरफ जाने के लिए? ना ही तो हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ना ही कोई एक्सटर्नल एनर्जी लगाई। लेकिन क्या हुआ? स्वतः ही ए से बी की तरफ ताप का संचरण हो गया। ये क्यों हो गया? पैसिव मूवमेंट के कारण, स्वचालित गति। एक उदाहरण और हम लेते हैं। जैसे कोई ये बैटरी है, दो टर्म इसके हैं, दैट इज पॉजिटिव एंड इट्स नेगेटिव। दो टर्म इसके हैं, अर्थात जहां प्लस है पॉजिटिव है वहां क्या है? इलेक्ट्रॉन्स कम है। देखिए ये सारी फिजिक्स की बातें हैं, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंसेस क्या हैं? फिजिक्स की बातें हैं। लेकिन बायो के अंदर ये टॉपिक है तो इसलिए मैं आपको बताते चल रहा हूँ। जहाँ पॉजिटिव है वहाँ क्या है? इलेक्ट्रॉन्स कम है, और जिधर नेगेटिव चार्ज है उधर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स अधिक हैं। अब कब तक है ये इलेक्ट्रॉन्स अधिक? जब तक कि इन दोनों टर्म्स को आपस में जोड़ा ना जाए। ठीक है, प्लस क्या है? कम है, माइनस क्या है? अधिक है। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो किधर अधिक है? नेगेटिव चार्ज की तरफ। और जो इलेक्ट्रॉन्स की जो कम संख्या है वो किधर है? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अर्थात हमें नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक वर्क डन करना पड़ेगा, और इसको हम क्या करते हैं? एक टर्म द्वारा जोड़ देते हैं। इस प्रकार से हम इसे जोड़ देते हैं, और मध्य में इसको चेक करने के लिए क्या एक बल्ब लगा देते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ कोई बल्ब लगा रहे हैं। अब देखिए फुल्ली चार्जड बैटरी है, और इस बैटरी को जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? एक कार्य होगा, और कार्य कैसे होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कहां से कहां होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। क्यों होगा? क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वहां इलेक्ट्रॉन्स काफी मात्रा में मौजूद हैं, और वहां से इलेक्ट्रॉन्स किधर आएंगे? पॉजिटिव चार्ज की तरफ आएंगे। कब तक आएंगे? अब देखिए जब यहां से यहां इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो मध्य में जैसे ही इसमें ऊर्जा आएगी तो क्या होगा? बल्ब जल जाएगा। कुछ एनर्जी यहाँ पर लॉस हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बल्ब का जलना बोलते हैं। जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो ऑन द वे कुछ एनर्जी लॉस होती है, उसे हम बोलते हैं बल्ब जल गया, बल्ब ग्लो करेगा। और कब तक करेगा? जब तक कि ये जो दोनों टर्म है इन पर क्या नहीं हो जाए? आवेश इक्वल नहीं हो जाए। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जब दोनों टर्म्स पर इक्वल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? बैटरी फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगी, और जब डिस्चार्ज हो जाएगी तो हमें इसको चार्ज करने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स, चार्जर वगैरह लाना पड़ेगा, जिससे कि ये बैटरी चार्ज होगी, और उसके बाद में पहले से यूज हो जाएगी। यानी कि ऊर्जा कहाँ से कहाँ जा रही है? इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। यही चीज मैं आपको तीनों उदाहरण से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जहां चार्ज, पदार्थ या फिर ताप
जहां अधिक है वहां से कहां की ओर गति करेगा, कम की ओर गति करेगा। दैट्स कॉल्ड डिफ्यूजन। यही डिफ्यूजन है, यही क्या है, विसरण है। अधिक से कम की तरफ गति क्या है, विसरण है। एक चीज हमें यहां पर याद रखनी होगी, जिसे बोलते हैं ग्रेडियंट। हिंदी मीडियम वालों के लिए बता देता हूं, ग्रेडियंट क्या होता है, एक मानक होता है ढाल, प्रवणता या फिर ढलान। अधिक से कम की तरफ, ढाल क्या होता है, ऊंचाई से ढलान की तरफ, नीचाई की तरफ, यही क्या होता है, ढाल होता है। तो देखिए डिफ्यूजन क्या होगा, अधिक से कम की तरफ। और बहुत सारे उदाहरण से आपने आम जीवन में ले सकते हैं, किसके, विसरण के। देखिए एक सिलेंडर होता है, उसके अंदर क्या होती है, गैस होती है, और गैस इज फिल्ड ओनली हाई प्रेशर, बहुत अधिक दाब पर गैस वहां पर मौजूद होती है। तो हम क्या करते हैं, क्या गैस को निकालने के लिए सिलेंडर को हिलाते हैं, नहीं हिलाते ना। तो उसमें क्या है, जैसे ही नॉब ऑन करते हैं गैस क्या है, बाहर की तरफ आ जाती है और चूल्हा जल जाता है। क्यों जल जाता है, द क्वेश्चन अराइजेज कि जो चूल्हा है वो जला क्यों। वो इसलिए जला क्योंकि बाहर जो गैस थी उसका दाब बहुत कम था, और सिलेंडर के अंदर जो गैस फिल्ड थी उसका दाब बहुत अधिक था, हाईली प्रेशर्ड गैस थी। और जिससे हम क्या है, इतना प्रेशर होता है वहां पर, गैस का प्रेशर इतना हाई होता है कि जो गैस है वो क्या द्रव में परिवर्तित हो जाती है, लिक्विड में परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, एलपीजी कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्यों कहते हैं, क्योंकि अधिक दाब पर भरे होने के कारण सिलेंडर के अंदर जो गैस है वो क्या हो जाती है, द्रव का रूप ले लेती है। तो हम जब इसको हिला के देखते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि उसमें जल भरा हुआ है, वो इसी कारण से होता है। मैं केवल एक चीज आपको समझाना यहाँ पर चाह रहा हूँ कि पैसिव मूवमेंट क्या होती है, स्वचलन क्या होता है, क्यों अपने आप अनुगति करते हैं, क्यों करते हैं। जब तक कि दोनों तरफ मात्रा इक्वल ना हो जाए तब तक क्या करते रहते हैं, अणु आयन गति करते रहते हैं। यहीं से डिफ्यूजन की परिभाषा निकलेगी। अंत के 5 मिनट्स में मैं आपको बताऊंगा डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस की परिभाषा, और कुछ उदाहरणों की सहायता से हम समझते हैं ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन यही है, अधिक से कम की तरफ संचरण क्या है, डिफ्यूजन है। बाद में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा इसकी बेहतरीन परिभाषा। अब देखिए ऑस्मोसिस, अगला टॉपिक है हमारा ऑस्मोसिस या परासरण। बंद कर देना, ये चीज आपको समझनी है। अब हम चल रहे हैं परासरण की तरफ। परासरण, ऑस्मोसिस हम इसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस पर पहुंचने से पहले कुछ और बेसिक चीजें हम जानेंगे, तब पहुंचेंगे ऑस्मोसिस पर। देखिए एक जो विलयन होता है, सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। जो विलयन होता है विलायक और विलय से मिलकर बना हुआ होता है। विलायक क्या होता है और विलय क्या होता है, उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। हालांकि हम जो पढ़ रहे हैं वो लेवल बहुत हाई है, फिर भी मैं आपको 0 से लेकर चल रहा हूं। देखिए एक चीज और आप सुन लीजिए, जो हमारा पादप जल संबंध हम पढ़ेंगे इसमें हमेशा विलायक क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, हमेशा वाटर होगा। ठीक है। अब देखिए एग्जांपल, ये कोई पात्र है 2, ए एंड बी। इसमें देखिए 1 लीटर वाटर है, और इसमें भी क्या है 1 लीटर वाटर है। यहां से जो हम डेफिनेशंस क्रिएट करेंगे वो होंगी विलय, विलायक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सांद्रता की, कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। देखिए यहाँ क्या है, 1 लीटर जल है, और यहाँ भी क्या है 1 लीटर जल है। अब देखिए यहाँ क्या है 2 स्पून्स शुगर, 2 चम्मच यहाँ पर चीनी है, और यहाँ पर क्या है 3 स्पून्स। आप समझ रहे हैं, यहाँ क्या है चीनी की मात्रा 3 चम्मच है, और यहाँ क्या है 2 चम्मच है। ठीक है। अब हमें यह पता लगाना है कि जो विलयन है वो कौन सा अधिक मीठा है। यदि मैं आपसे पूछूं कि कौन सा विलयन अधिक मीठा है,
तो आप सामान्य सी बात है ऑब्वियस सी कहेंगे ये विलियम मीठा है, क्योंकि यहाँ 1 लीटर में कितनी चम्मच है शुगर, 3 चम्मच है, और यहाँ पर 1 लीटर में कितनी है, 2 चम्मच है। यही सांद्रता है। जहां पर देखिए जिस स्थान पर सॉल्यूट की मात्रा अधिक होगी, विलेय की मात्रा जहां अधिक होगी, वहां क्या होगा, सांद्रता भी अधिक होगी। सांद्रता का अर्थ कॉन्सेंट्रेशन की मीनिंग आप ले सकते हैं गाढ़ेपन से। सामान्य रूप से आप गाढ़ेपन से इसकी मीनिंग ले सकते हैं। अर्थात एक चीज हमने जानी यहां पर, सॉल्यूट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन अर्थात सांद्रता, अर्थात जहां विलेय की मात्रा ज्यादा होगी, यहाँ विलेय क्या है, चीनी है, शुगर है, और सॉल्यूशन सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, ब्लैक क्या है, वाटर है, और हम जानते हैं जल एक अच्छा ब्लैक होता है। देखिए जहां विलेय अधिक होगा वहां सांद्रता भी क्या है, अधिक है। अब देखिए एक चेंज हम करते हैं, यहां क्या करते हैं, यहां कितना कर लेते हैं वाटर, 2 लीटर्स, और यहां कर लेते हैं 1 लीटर। ठीक है, चलिए ऐसा करिए, यहां पर वाटर कर लीजिए आप 1 लीटर, और यहां पर कर लीजिए 3 लीटर। अब आपको अच्छा समझ में आएगा। अब देखिए, अब मैं आपसे पूछूं कि कौन सा विलयन अधिक मीठा है, अब कौन सा विलयन अधिक मीठा है मैं आपसे पूछूं, तो नॉर्मल सी बात है, आप बोलेंगे विलयन ए। सॉल्यूशन ए इज द स्वीटेस्ट। क्यों मीठा है, क्योंकि यहां पर क्या है, देखिए सामान्य सी बात है, यहाँ 1 लीटर में कितनी चम्मच शुगर है, 2 चम्मच, और यहाँ 1 लीटर में 3 है, तो 1 लीटर में कितनी होगी, 1 चम्मच। तो सामान्य सी बात है, जहाँ 1 लीटर में 2 चम्मच है वहीं सॉल्यूशन अधिक मीठा होगा। यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जहां पर ब्लैक की मात्रा कम होगी वहां क्या होगा, ब्लैक की मात्रा कम होगी तो सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी। एक बार और आप देख लीजिए, यहाँ पर 1 लीटर में 2 स्पून शुगर है, और यहाँ पर 1 लीटर में 1 स्पून शुगर है। सामान्य सी बात है, तो क्या हुआ, तो समझने के लिए एक फॉर्मूला हम क्रिएट करते हैं। देखिए सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट यहाँ पर शुगर है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर है। सॉल्वेंट इज डायरेक्टली इनवर्स प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। इसका अर्थ क्या है, जब हम ब्लैक की मात्रा बढ़ाएंगे तो सांद्रता क्या है, घटेगी। जब हम विलेय की मात्रा बढ़ाएंगे तो सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी। सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन एंड सॉल्वेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/कॉन्सेंट्रेशन। सामान्य सी बात है, हम एक फॉर्मूला यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं जो हमें परासरण में सामान्य रूप से मदद करेगा, और वो क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट। फॉर हिंदी मीडियम, सांद्रता समानुपाती होती है विलेय के और व्युत्क्रमानुपाती होती है विलायक की। एक चीज हमने यहां पर समझी, विलायक की मात्रा बढ़ेगी सांद्रता घटेगी, विलेय की मात्रा बढ़ेगी सांद्रता बढ़ेगी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ऑफ, ठीक है। यहीं से आपको देखना है परासरण, ठीक है। परासरण को जानने से पहले एक हम मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं, एक होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स, SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, देखिए एक होती है परमिएबल मेम्ब्रेन, पारगम्य झिल्ली, एक होती है इनपरमिएबल मेम्ब्रेन, अपारगम्य झिल्ली, और एक होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है सेमी परमिएबल, SPM। अपारगम्य झिल्ली ऐसी झिल्ली होती है जिसमें ना तो विलेय के अणु जा पाते हैं
और ना ही विलायक के अणु जा पाते हैं। जिसमें से कोई भी अणु आर पार नहीं जाएंगे वो क्या होगी, वो होगी आपकी अपारगम्य झिल्ली। एक होती है पारगम्य झिल्ली जिसमें से विलेय के कण भी जा सकते हैं, विलायक के कण भी जा सकते हैं, ठीक है। और ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली ऐसी झिल्ली होती है जिसमें से विलायक के अणु प्रवेश कर सकते हैं लेकिन विलेय के अणु नहीं। एक बार और आप ध्यान से सुनेंगे, ऐसी झिल्ली जिसमें से विलायक के अणु आर पार हो जाते हैं लेकिन विलेय के नहीं निकल पाते हैं, ऐसी झिल्ली क्या होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये आपको अभी काम आएगा किसमें, जहां ऑस्मोसिस में कंफ्यूजन होती है वहीं पर ये फॉर्मूला काम आएगा, तो आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। आपकी मैं ध्यान के लिए इधर लिख भी देता हूं ताकि आपको याद रहे। कॉन्सेंट्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट, ठीक है। अब हम चलते हैं परासरण की तरफ। देखिए ये कोई पात्र है और ये इसके मध्य में है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली है, ठीक है। इसमें जो अर्धपारगम्य झिल्ली है इसके द्वारा दो अलग अलग विलयन रखे हुए हैं, और विलयन ए और विलयन बी। विलयन ए जो है उसमें क्या है, 5 लीटर वाटर है, और विलयन बी है वो है 6 लीटर वाटर वाला। और यहाँ जो है इसमें है 20 स्पून शुगर, और विलयन बी जो है इसमें है 25 स्पून शुगर। जो भी टीचर्स पढ़ाता है परासरण की डायरेक्टली परिभाषा देता है, और वहां पर हमेशा स्टूडेंट क्या होता है, कंफ्यूज होता है। क्यों होता है, क्योंकि विसरण में बताया जाता है अधिक से कम की तरफ, और परासरण में बताया जाता है कम से अधिक की तरफ। हाई टू लो इज कॉल्ड डिफ्यूजन एंड लो टू हाई इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। लेकिन आप यहाँ देखेंगे क्या होगा, कंफ्यूज क्यों होंगे। हम एक तरफ कहते हैं कि परासरण क्या है, विसरण का ही रूप है, सारे टीचर्स बताते हैं कि परासरण क्या है, विसरण का ही रूप है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विसरण के बिल्कुल विपरीत होता है, कम से अधिक की तरफ। अभी हम जानेंगे कंफ्यूजन क्यों होती है। देखिए अब इसकी हम यदि कॉन्सेंट्रेशन निकालें, सांद्रता निकालें, तो सांद्रता हम सामान्य रूप से किस प्रकार निकाल सकते हैं, या तो हम इस प्रकार निकाल सकते हैं, 20 को डिवाइड कर देंगे 5 से, 20/5 और 25/6, या फिर क्या कर सकते हैं, इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 और 6 का, क्या होगा 30 लीटर, इधर भी क्या 30 लीटर, और इनका क्या कर देते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्रगुणा कर देते हैं। 20 × 6 120 स्पून आएंगी, और 25 × 5 इक्वल टू 125 स्पून शुगर। लेकिन आपको इतना अंदर नहीं जाना है, मैं आपको बाह्य तौर पर समझाऊंगा बिल्कुल देसी तरीके से। किस प्रकार से, यहाँ इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 चम्मच शुगर 1 लीटर विलयन पर आ रही है, ठीक है। 4 चम्मच चीनी 1 लीटर विलयन पर, इधर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 6 × 4 24.1, अर्थात यहां पर क्या हो रहा है, 4 से थोड़ी अधिक चम्मच 1 लीटर विलयन पर आ रही है। अर्थात यदि मैं आपसे पूछूं कि कौन सा विलयन की सांद्रता अधिक है, विलयन ए की या विलयन बी की, तो नॉर्मल सी बात है आप कहेंगे किसकी सांद्रता अधिक है, विलयन बी की। क्यों अधिक है, क्योंकि यहाँ 1 लीटर पर 4 से अधिक चम्मच प्राप्त हो रही है, यहाँ 1 लीटर पर 1 चम्मच प्राप्त हो रही है। विलयन बी क्या है, इसकी क्या है, सांद्रता अधिक है। इसे हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं अति पराश्री विलयन। अति पराश्री विलयन क्या होता है, जिसकी सांद्रता अधिक होती है दूसरे की तुलना में। इसकी तुलना में किसकी सांद्रता अधिक है, इसकी। तो मैं यहां लिख भी देता हूं, ये क्या है, अति पराश्री विलयन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन।
जब ये अति पराश्री है तो सामान्य सी बात है, इसकी सांद्रता जब अधिक है तो इसकी सांद्रता क्या होगी, कम होगी। तो ये क्या हुआ, अल्प पराश्री। वर्ड थोड़े डिफिकल्ट हैं लेकिन इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, इसे हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज होता है अति पराश्री क्या होता है और अल्प पराश्री क्या होता है। सीधी सी परिभाषा है, जिसकी सांद्रता अधिक होगी दूसरे के तुलना में वो क्या होगा, अति पराश्री। जिसकी सांद्रता कम होगी किसी अन्य विलयन की तुलना में वो क्या होगा, अल्प पराश्री। और जब दोनों की सांद्रता समान हो जाएगी तो वो कहलाएंगे समपराश्री विलयन। आपको क्लियर हो गया अति पराश्री और अल्प पराश्री। हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक इज क्लियर, दैट इज क्लियर। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये हमेशा कंपैरेटिव में चलते हैं, कंपैरिजन में चलते हैं, अर्थात कोई भी एक विलयन ना तो अति पराश्री होगा और ना ही कोई एक विलयन अल्प पराश्री होगा। जब दो विलयन होंगे तो ही उनकी सांद्रता निकाली जा सकती है कि कौन सा अति पराश्री है और कौन सा अल्प पराश्री। अब यहाँ पर